नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, ये पॉलिटी का जो है सेकंड टॉपिक है, जो कि वेरियस प्रोविजंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके जो सोर्सेज हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल वन लेयर फैक्ट के रूप में है और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि यहाँ ली गई हैं। तो इनसे प्रश्न आप अगर लास्ट टाइम देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मिले। अब जैसे संविधान के स्रोत हैं, ये थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं आपको बता दूंगा संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो अब जिसने भी लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं तो उनको पता है कि मतलब इस तरह से प्रश्न तो हमेशा पूछे गए हैं ना। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दिया गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से ये लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिसको कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, कि संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो वो आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। इसके बाद भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। इसके बाद भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, जिसको कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। और शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये प्रेरित है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी और फैटर्निटी किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। जो वहाँ की मतलब फ्रांस का रिवोल्ट था वहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई है। यहाँ पे देखिए, इसमें से कोई भी चीज़ जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ से ली गई वहाँ से ली गई, तो ऐसा नहीं कि इसको पूरी की पूरी तरीके से सीधा सीधा वहाँ जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट है वहाँ से पूरी तरीके से इसको तो सीधा सीधा यहाँ पे लाके एडजस्ट नहीं किया गया है। थोड़ा थोड़ा उनको एडजस्ट किया गया है, कंसेप्ट वहाँ से लिया गया है, बाकी अकॉर्डिंग टू इंडियन सिचुएशंस उनको बदला गया है। जो भारत के हिसाब से सही था वो किया गया है। तो ऐसे कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है जो सीधे सीधे लाके और वहाँ से रख दिया गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्कमस्टेंसेस उसको बदला गया है। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से प्रेरित है, तो वो रूस के संविधान से प्रेरित है। देखिए, कई बार प्रश्न इस तरह से बना के पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने टाइप के न्याय को दिया गया है, या आपको दिया जाएगा कि मतलब कोई इस तरह से सामाजिक दे दिया गया, आर्थिक दे दिया गया, राजनीतिक दे दिया गया, और भी कुछ दे दिया गया, धार्मिक, यहाँ धार्मिक लिखा रहता है। तो उसमें से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय प्रोवाइड नहीं किया गया, तो दैट इज वो फिर वो धार्मिक हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ये बिल्कुल आपको फैक्ट के रूप में मिल जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ें इससे रिलेट करके आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बिल्कुल समरी है और ये आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटी का कोर है ये। इसके बाद भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है। इसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर और भी पिक्स हैं जो आप इनको देखिए और इनको याद भी रखिएगा, क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। हम यहाँ पे शेड्यूल की बात करते हैं, जो कि प्रथम अनुसूची, इसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरी चीज़ क्या दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ठीक है। अब आर्टिकल की बात करेंगे आप, तो आपको 1 से 4 तक के आर्टिकल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। तो जो पहला शेड्यूल है यानी प्रथम अनुसूची है, उसमें 2 चीज़ें, एक तो राज्यों के बारे में बात की गई है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में, उनके जो सीमाएं हैं ये सारी बात की गई हैं। और उनसे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो 1 to 4 इज रिलेटेड टू फर्स्ट शेड्यूल। अगर आप सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे तो सेकंड शेड्यूल में काफ़ी कुछ दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में, राज्यों के राज्यपाल के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में
सेकंड शेड्यूल में सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू वो सीधे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा द्वितीय अनुसूची का भाग नहीं है। ठीक है, अब उसमें संघ के मंत्री लिख दिया, बाकी 3 यहाँ से लिख दिए उठा के। तो आपको ये जो एक सेपरेशन है ये आना चाहिए। ये आएगा कैसे? जब आप इसको 3 बार 4 बार इस तरह से पढ़ोगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तो चीज़ें आएंगी। देखिए, प्रश्न हमेशा यहीं से आते हैं, और अगर वो आपसे गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको सही से रिवाइज नहीं किया। तो रिवाइज करना मस्ट होता है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आर्टिकल मिलेगा वो मिलेगा 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 222। देखिए, आर्टिकल रिलेटेड नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल भी याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसके बाद जो थर्ड शेड्यूल की बात अगर हम करें, जो तीसरा शेड्यूल है हमारा, तीसरी अनुसूची, तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, अब किसके किसके शपथ की बात हो रही है? तो संघ के मंत्री, उसके बाद संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इन सारे लोगों की जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में दी गई है, याद रखिएगा नाम सभी के। अगर एक बार हम फिर से कहें कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो वो 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219। इसके बाद फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे, तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा से सीटों का आवंटन किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 4 और 80, ये 2 आर्टिकल रिलेटेड हैं किससे? फोर्थ शेड्यूल से। अगर आप फिफ्थ शेड्यूल की बात करेंगे तो फिर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। केवल एक आर्टिकल 244 रिलेटेड है इससे। छठी अनुसूची की बात करेंगे तो ये चारों नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया। आर्टिकल रिलेट कर रहा है 244 और 275। ठीक है, ये चारों नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किस में है? तो वो छठी शेड्यूल में है, 5वीं में नहीं है। जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा। 7th शेड्यूल की बात करेंगे तो इसमें वही लिस्ट दी गई है। संघ सूची पहले जो थी वो 97 थी, अभी कितनी हो गई हैं? 100 हो गई हैं। राज्य सूची की बात करेंगे तो मूल रूप से 66 थी, लेकिन अब वो हो गई हैं 61। उसके बाद फिर कॉन्करेंट लिस्ट मूल रूप से 47 थी, और अब वो बढ़ के कितनी हो गई हैं? 52। इसमें राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। किसमें? 7th शेड्यूल में। अगर 8वीं शेड्यूल की आप बात करेंगे तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं पहले जो थी वो कितनी थी? 14, अभी कितनी हैं? वो है 22। कौन कौन सी भाषाएं हैं एक बार देख लीजिए। इसमें असमिया मिलेगा, बोडो मिलेगा, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उसके बाद कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उसके बाद मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, सिंधी। ठीक है, आर्टिकल इससे रिलेट कर रहा 344 एंड 351। 8वीं शेड्यूल, मतलब जितने भी शेड्यूल हैं सभी इंपॉर्टेंट है। मैं किसको क्या कहूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसको जोड़ा गया? तो वो सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ये 3 ही 4 लाइन है, लेकिन इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए। 9वीं अनुसूची की बात करें तो फिर वही भू सुधारों और जमींदारों के लिए उन्मूलन संबंधित, राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित, ये सारा सब कुछ दिया गया है। तो पहला संविधान संशोधन से ही जो 9th शेड्यूल था वो बनाया गया था, क्योंकि उसमें मतलब ज़मीनों को लेके काफ़ी बवाल होता था, और जितने लोगों के पास ज़मीनें थीं तो वो सभी लोग कोर्ट जा रहे थे। तो गवर्नमेंट जो है वो ज़मीन को एक्वायर नहीं कर पा रही थी, जो कि सोशल पर्पज़ के लिए। तो 31 ख इससे रिलेटेड है 9th शेड्यूल से। 10वीं अनुसूची की अगर आप बात करेंगे तो फिर वही एंटी डिफेक्शन इससे रिलेटेड है, कि मतलब सांसद और विधानसभा सदस्यों की निरहरता के बारे में उपबंध किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया, और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा गया। आर्टिकल इससे रिलेटेड है 102 एंड 191। अगर 11th शेड्यूल की आप बात करेंगे तो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ, इसमें 29 विषय हैं, और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया। कई बार ये 29 विषय में से 1-2 विषय इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से विषय हैं।
243(6) इससे रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो फिर नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, फिर प्राधिकार जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 विषय हैं और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए ये जो संशोधन है 11वीं और 12वीं अनुसूची के कई बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन वो फाइनली पास नहीं हो पाए। और हो मतलब हुआ कब हुआ, तो वो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे हुआ। 243 बॉयज़ से रिलेटेड है। तो ये पर्टिकुलर 12 अनुसूचियाँ थीं। इसके बारे में अच्छी तरीके से रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा, भूलने वाला या कन्फ्यूजन वाला कोई भी काम मत छोड़िएगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डेटा, तो संविधान के स्रोत, तो स्रोत और कहाँ से वो सारी विशेषताएं ली गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या लिया गया, तो संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, उसके बाद लोक सेवा आयोग लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिया गया व प्रशासनिक विवरण लिया गया। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन लिया गया, विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया ली गई, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, परमाधिकार लेख लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया और द्विसदनवाद भी कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम ऑफ जो जुडिशरी है, और उसके बाद फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जिसको कि हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना जिसको कि हम इम्पीचमेंट कहते हैं, और वही चीज़ राष्ट्रपति वाला भी है कि मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो वो भी सारी चीज़ें, उसके भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए, तो वो सब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करेंगे तो फिर डीपीएसपी को लिया गया, यहाँ से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को ली गई, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, तो ये भी लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद फिर कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करेंगे तो फिर सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी लिया गया है ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो फिर वहाँ से ली गई है समवर्ती सूची, व्यापार लिया गया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन होते हैं वो लिया गया है। इसके बाद फिर जो जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का जो स्थगन है वो लिया गया है। आप इसके बाद सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी। कब जोड़ा गया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये मूल संविधान का हिस्सा था या नहीं था, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और प्रस्तावना में न्याय कितने टाइप के न्याय लिए गए भाई, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है ये सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद अगर हम देखें कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो फिर गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श भी लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। अगर आप साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो फिर वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोनों चीज़ें सेपरेट रखिएगा, गलत मत कीजिएगा परीक्षा में अगर इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं चीज़ों पे होता है, ठीक है। तो ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। तो ये चैप्टर नंबर 2 था। इसके बाद फिर शेड्यूल्ड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, छोटा छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी यहाँ पे, और ये जान लीजिए कि इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी और जो है इसके बाद हम नेक्स्ट 1 बाय 1 करते रहेंगे, ठीक है।